रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम फार्माकोलॉजी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को टू द पॉइंट रहेंगे ताकि आपको लास्ट में रिवीजन करने में आसानी हो। तो सब स्टार्ट करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम फार्माकोलॉजी। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम फार्माकोलॉजी के अंदर आपने 5 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला एक एंटी हाइपरटेंसिव होता है, इसके बाद एंटी एंजाइना ड्रग होती है, हार्ट फेलियर की फार्माकोलॉजी आपने पढ़नी है, इसके बाद आपने एंटी रिथमिक ड्रग पढ़नी है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट वो डायूरेटिक्स है। वैसे डायूरेटिक्स किडनी वाले फार्माकोलॉजी के अंदर आ जाती है। सबसे पहले ड्रग है वो डाइजॉक्सिन। डाइजॉक्सिन सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से सोडियम कैल्शियम काउंटर या सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर या सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर एंटीपॉड ये ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। जब सेल के अंदर इंट्रासेलुलर कैल्शियम कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो वो पॉजिटिव इनोट्रोपिक एक्शन प्रोवाइड करेगा, वो स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ा देगा, कार्डिक आउटपुट को बढ़ा देगा, और ये इसके अलावा ये वेगस नर्व को भी स्टिमुलेट कर देगा। इसके बाद ये है कि इनका क्लिनिकल यूज़ क्या होता है। तो जो डाइजॉक्सिन होती है ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर इस्तेमाल होती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देती है, ठीक है, ओके। दूसरा ये कि एट्रियल फिब्रिलेशन में इस्तेमाल होती है। अब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में इसलिए इस्तेमाल होती है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देती है, स्पेसिफिकली क्रोनिक हार्ट फेलियर के अंदर इस्तेमाल होती है, एक्यूट के अंदर इस्तेमाल नहीं होती। एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर इसलिए इस्तेमाल होती है क्योंकि ये वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर देती है, एवी नोड की कंडक्शन वेलोसिटी को कम कर देती है, एससी नोड को डिप्रेस कर देती है, ठीक हो गया, ओके। और इसके साथ यहाँ पर एट्रियल टिकीकार्डिया वगैरह लिखा हुआ है। इसके बाद है नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक की तरफ चलते हैं तो फार्माकोकाइनेटिक में जो डायरोक्सिन है, डायरोक्सिन की तकरीबन 75% बायो अवेलेबिलिटी होती है। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डोज दैट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन है, ठीक है। और इसकी जो प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी वो 20 से लेकर 40% होती है, और इसकी जो हाफ लाइफ वो 40 आवर्स होती है। इसकी फार्माकोकाइनेटिक याद रख लेना क्योंकि ये पूछी जाती है, ओके। मेटाबॉलिज्म एलिमिनेशन, यानी पहले एब्जॉर्प्शन होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन आ जाती है, ठीक है। तो पहला जो एब्जॉर्प्शन है वो 75% बायो अवेलेबिलिटी है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन तो 20 से लेकर 40% है। इसके बाद हाफ लाइफ 40 आवर्स तक और रीनल एक्सक्रीशन होती है, ओके। अब चूंकि डाइजॉक्सिन है, रीनल एक्सक्रीशन होती है, दैट मीन्स कि ये लीवर डिजीज़ के अंदर सेफ होती है, ठीक है। लेकिन डिजिटॉक्सिन होती है वो आपको लीवर फेलियर के अंदर उसकी कंसंट्रेशन को कम करना चाहिए, लेकिन जो डाइजॉक्सिन है वो लीवर डिजीज़ के अंदर सेफ होती है। इसके बाद हम चलते हैं डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी और ट्रीटमेंट की तरफ। जो डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी अब रीनल फेलियर से प्रेसिपिटेट हो जाती है, क्योंकि रीनल फेलियर की वजह से एक्सक्रीशन कम से कम होगी। क्विनिडीन है, इसके अलावा प्रोपाफिनोन है, क्विनिडीन है, एमिट्रियोन है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, लाइक विरापेमिल, डिल्टियाजिम, डायूरेटिक, ये भी इसकी टॉक्सिसिटी को बढ़ा देती है, ठीक है। इसके बाद अब आगे चलते हैं प्रेसिपिटेशन बाय। तो उसकी जो टॉक्सिसिटी है वो प्रेसिपिटेट हो जाती है हाइपोक्लीमिया से, हाइपरकैल्सीमिया से, हाइपोमैग्नीसीमिया से, या हाइपरथायरॉयडिज्म से। क्लिनिकली नोसिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ब्लड वीएन करवाती है, येलो वीएन वगैरह करवा देती है। इसके अलावा गायनिकोमास्टिया करवा देती है। ईसीजी के ऊपर ये पीआर इंटरवल को बढ़ा देती है, क्यूटी इंटरवल को कम कर देती है, टी वेव स्कूपिंग होना शुरू हो जाती है, इन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, एरिथमिया करवा सकते हो, फॉर एग्जांपल प्रोक्सिमल एट्रियल टैकीकार्डिया, क्योंकि ये असल में एवी नोड का जो कंडक्शन वेलोसिटी है या रिफ्रैक्टिव पीरियड है उसको तो बढ़ा देती है, लेकिन एट्रियल के रिफ्रैक्टिव पीरियड को कम कर देती है। हाइपरकलीमिया वगैरह भी ईसीजी पे आपको देखने को मिल सकता होता है, और जिसकी टॉक्सिसिटी है वो हाइपरकलीमिया से प्रेसिपिटेट हो जाती है। एंटीडोट है कि जो एंटी डिजिबाइंड एंटीबॉडी है और लिडोकेन अपने अप्लाई करना है। इसके अलावा सोडियम नहीं, पोटेशियम और मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन को आपने मेंटेन करना है। नाइट्रेट की तरफ चलते हैं। नाइट्रेट्स होते हैं, नाइट्रेट ये नॉन स्पेसिफिक स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराती है, स्पेसिफिकली वेंस के करवाते हैं। जब वेंस की कॉन्ट्रैक्शन है बल्कि रिलैक्सेशन करा देते हैं स्मूथ मसल की। जब स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन हो जाएगी वेंस के अंदर तो प्री लोड कम हो जाएगा, आर्टरियोल्स के अंदर तो आफ्टर लोड कम हो जाएगा। जब प्री लोड और आफ्टर लोड दोनों कम हो जाएगा तो कार्डिक वर्क यानी हार्ट के ऊपर लोड कम से कम होगा। जब हार्ट के ऊपर लोड कम से कम होगा तो ऑक्सीजन की कंजप्शन भी कम से कम होगी। फाइनली जो ये चूँकि कोरोनरी वेस्कुलेचर पर जाके काम करती है, वहाँ पर स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करा देती है, तो ये कोरोनरी फ्लो को रीडिस्ट्रीब्यूट करवा देती है टू द इस्केमिक एरिया। इसके अलावा ये क्यूटेनियस वेसल को डायलेट कर देती है, फॉर एग्जाम्पल ओवर द फेस, जिसकी वजह से फ्लशिंग हो सकती है। मेनिंजियल वेसल के ऊपर ये डायलेशन करवा देगी तो थ्रोबिंग, हेडेक हो जाएगा। सप्लैंक्निक और रीनल ब्लड फ्लो को रिलेटिवली कम हो जाती है इसकी वजह से, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट एक्टिंग नाइट्रेट है, इसके अंदर पेंटा इथाइल ट्राई नाइट्रेट है, जबकि शॉर्टेस्ट एक्टिंग के अंदर ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट या नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह कह सकते हो। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रेट है। जो नाइट्रेट या नाइट्रोग्लिसरीन होती है स्मूथ मसल के अंदर डीनाइट्रेशन होती है तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड को अपने अंदर से रिलीज करवा देती है, फिर ये ग्वानालाइल साइक्लेस को एक्टिवेट करता है, साइक्लिक जीएमपी ज़्यादा हो जाएगा, रिलैक्सेशन होती है, ओके। इरेक्शन के अंदर भी सेम मैकेनिज्म होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का। तमाम नाइट्रेट का एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है सिवाय आइसोसोर्बाइट मोनोनाइट्रेट का, इसका एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता। जो नाइट्रेट्स की में टॉलरेंस होती है वो जब होती है जब ये कंटिन्यूसली बॉडी के अंदर मौजूद रहेगी, और जो टॉलरेंस होती है
ये कुछ घंटों के अंदर हो जाती है। ओके, जो सिल्डेनाफिल है जिसको वियाग्रा कहते हैं, तो ये नाइट्रेट के एक्शन को बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेट कर देती है। इसकी वजह से हाइपरटेंशन, एमआई और सडन डेथ हो सकती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर को इन्होंने एंटी हाइपरटेंसिव वाली फार्माकोलॉजी में कवर किया। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तीन टाइप के कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, डिपेंडिंग अपन किस कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर रहे हैं। एल टाइप है, टी टाइप और एन टाइप होते हैं। लेकिन जो एल टाइप होते हैं वो ज़्यादा सिलेक्टिवली ब्लॉक होते हैं। एल टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है। क्लिनिकल यूजेस की तरफ चलती है तो प्रिंस मेटल एंजाइना, प्रिंस मेटल का मतलब होता है वेरिएंट एंजाइना, या जिसको आप एंजाइना एट द रेस्ट भी कहते हैं, या वेरिएंट एंजाइना होता है। तो इसके अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो निफाडिपिन होती है। इसके अलावा डेल्टियाजिम और विरापेमिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विरापेमिल और डेल्टियाजिम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है। एरिथमिया के अंदर ज़्यादा प्रेफर करते हो आप विरापेमिल को एज कम्पेयर टू डेल्टियाजिम है। हाइपरटेंशन के अंदर ज़्यादा प्रेफर करते हो निफाडिपिन और डेल्टियाजिम को, ठीक है। यानी इनकी क्लिनिकल यूजेस बता रहे हैं। एंजाइना में इस्तेमाल होते हैं, एरिथमिया में इस्तेमाल होते हैं, हाइपरटेंशन में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा कोई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जिसका पेरिफेरल एक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल निफाडिपिन है, टोकोलिटिक एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। निमोटिपिन या सबरकनाइट हैमरेज के अंदर इस्तेमाल होता है। साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो एंकल एडिमा होता है निफाडिपिन की वजह से, विरापेमिल डेल्टियाजिम की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो ये सारे हमने क्लिनिकल यूज़ कवर कर लिया है। इसके बाद चलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव फार्माकोलॉजी की तरफ। एंटी हाइपरटेंसिव फार्माकोलॉजी के अंदर सबसे पहले क्लास आती है डायूरेटिक की। डायूरेटिक में हाइड्रोक्लोरथायोजाइड और क्लोरथैलेडोन है। जो हाइड्रोक्लोरथायोजाइड और क्लोरथैलेडोन थायोजाइड डायूरेटिक होती है। आपको पता है कि क्या करती है थायोजाइड डायूरेटिक, उसने सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देना डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर। तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पहले कर लेते हैं। तो ये सर्कुलेटरी वॉल्यूम को कम कर देती है। ओके, और सर्कुलेटरी वॉल्यूम कम हो जाएगा तो कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाएगी, मीन आर्टेरियल प्रेशर भी कम हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म लेवल के ऊपर ये पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस को भी कम कर देती है। इनके टॉक्सिसिटी के अंदर हर चीज़ बढ़ जाएगी, लाइक ग्लूकोज बढ़ जाएगा, ठीक है, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा, टैग का लेवल बढ़ जाएगा, कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन एक चीज़ का लेवल कम हो जाएगा, वो है हाइपोकैलेमिया। इसके बाद चलते हैं अल्डोस्टेरोन रिसेप्टर ब्लॉकर। तो इसमें स्पाइरिनोलैक्टोन और एप्लेनोन, जबकि सोडियम चैनल ब्लॉकर यानी एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर के अंदर, जिनको पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, तीनों को ओवरऑल सबको मिला के पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक कहते हैं। इसमें एमिलोराइट और ट्राइमटेरिन आ जाती है। अब इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से हाइपरकैलेमिया होगा, हाइपोकैलेमिया नहीं होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है और गायनिकोमास्टिया होगा, जबकि ऊपर हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं ओके लूप डायूरेटिक की तरफ। लूप डायूरेटिक में फेरासिमाइड, टॉर्सिमाइड, ब्यूमेटिराइड, इथाक्रेनिक एसिड आते हैं। इनका सेम इफेक्ट होती है थायजाइड डायूरेटिक के, लेकिन ये रेगुलर यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यानी इनकी वजह से ज़्यादा डायूरेसिस हो सकती है, ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, इनकी वजह से ऑटोटॉक्सिटी हो सकती है। बीटा ब्लॉकर की तरफ आ जाते हैं। बीटा ब्लॉकर दो टाइप के होते हैं, बस तीन टाइप के होते हैं, नॉन सेलेक्टिव बीटा 1 और बीटा 2। लेकिन बीटा 2 को छोड़ देते हैं। नॉन सेलेक्टिव के अंदर प्रोपेनोलोल और टेमालोल है। बीटा 1 सेलेक्टिव के अंदर मेटाप्रोलोल, एटिनोलोल और एस्मोलोल लिखी हुई है, ठीक है। अभी करती कि हार्ट रेट को ब्लॉक कर देगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर देगी। तो बीटा ब्लॉकर हार्ट पे जाके काम करेगी, हार्ट के बाद बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं कि हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा। इसके अलावा रेनिन के सिक्रेशन भी कम हो जाती है। फाइनली टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाती है। इनके साइड इफेक्ट में ए से अस्थमा, बी से ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन है। इसके अलावा सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है। एचडीएल का लेवल कम हो सकता है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज़्यादा हो सकता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की तरफ आ जाती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दो कैटेगरी के होते हैं, डाइहाइड्रोपेराडिन और नॉन डाइहाइड्रोपेराडिन। जो नॉन डिहाइड्रोपेराडिन है इसमें विरापेमिल और डेल्टियाजिम आ जाते हैं, जबकि डाइहाइड्रोपेराडिन के अंदर निफेडिपिन, एम्लोडिपिन और फिलोडिपिन आ जाती है, ठीक है। अब जो आपको पता है कि एंकल एडिमा होता है, निफेडिपिन वगैरह की वजह से हो सकता है कि कैल्शियम चैनल को ब्लॉक आ जाती है, तो एंकल एडिमा हो सकता है, हेडेक हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, जीआईटी रिफ्लेक्स बढ़ सकता है, ठीक है। आगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है ड्यू टू कार्डिक डिप्रेशन, मोस्ट कॉमन विद विरापेमिल। और जब भी हम हार्ट फेलियर के अंदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इस्तेमाल नहीं करते। इसके बाद बारी है रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम इनहिबिटर। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम या एस इनहिबिटर होते हैं, ओके। तो इसमें कैप्टोप्रिल, एसिनोप्रिल होता है, एलाप्रिल है, इसके अलावा फोसिनोप्रिल है, क्विनोप्रिल है, इतने सारे नाम लिखे हुए हैं, ओके, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर जो प्रो ड्रग है, यानी जो प्रो ड्रग होती है वो लिसिनोप्रिल और कैप्टोप्रिल नहीं होती, बाकी सारे ऑलमोस्ट प्रो ड्रग होती है। कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल प्रो ड्रग नहीं होती। इनके साइड इफेक्ट का निमोनिक है कैप्टोप्रिल, तो सी से कफ या ड्राई कफ है, इसे एंजियोडीमा है, प्रोटीन यूरिया हो सकता है, टेस्ट अल्टरेशन या रैश हो सकती है कैप्टोप्रिल से, हाइपोटेंशन हो सकता है, पी से प्रेगनेंसी है, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, रीनल हाई डिसफंक्शन हो सकता है, लाइक एजोटीमिया हो सकता है, हाइपरकैलेमिया है। और इसके अलावा कैप्टोप्रिल है, तो यहाँ पर लिखा है कि CL इन एंड अच्छा कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं किसके अंदर, बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के अंदर, बस ये कैप्टोप्रिक लिखा हुआ है, ओके। अब इसके बाद चलते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर के अंदर एरिबिसार्टिन, लोसार्टिन, वेल्सार्टिन, कैंडिसार्टिन है। तो इनका मेजर एडवांटेज है कि कोई कफ नहीं होती, लेकिन अगर साइड इफेक्ट ये होता है जो बिल्कुल ये इनहिबिटर ज़्यादा होता है, उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। रेनिन इनहिबिटर की तरफ आ जाते हैं। तो रेनिन इनहिबिटर है, ये रेनिन की प्रोटीलिटी क्लीवेज करा देती है। एलिस्करिन है, एंजियोडीमा करवा सकते हैं, इसके अलावा हाइपरटेंशन वगैरह करवा सकते हैं, ओके। हाइपरकैलेमिया है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड प्रेगनेंसी के, तो बिल्कुल ये इनहिबिटर
इनहिबिटर जैसे है। इसके बाद चलती है अल्फा ब्लॉकर। तो अल्फा ब्लॉकर में मोस्ट सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव है फिनॉक्सीबेंजामीन और फेंटोलामीन है। सेलेक्टिव के अंदर प्राजोसिन, डोक्साजोसिन, टिराजोसिन होती है। ओके, इनको लेने की वजह से फर्स्ट डोज पे फिजिनकोपी होती है, पोस्टरल हाइपरटेंशन होता है, डिजीनेस है, पाल्पिटेशन है, हेडेक है, वीकनेस है, ड्राउजीनेस है, सेक्सुअल डिसफंक्शन है, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट भी हो सकती है। ओके, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है। फर्स्ट डोज इफेक्ट आपको डोक्साजोसिन में रिलेटिवली कम देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा ये प्रोस्टैटिज्म को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिनॉक्सीबेंजामिन फियोक्रोमोसाइटोमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। ओके, इसके बाद चलती है सेंट्रल सिम्पैथोलिटिक। तो उसके अंदर रिजर्पिन है, क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा है। ठीक है, इनके साइड इफेक्ट को पहले पढ़ लेते हैं। लाइक इनकी वजह से क्या हो सकता है, सेडेशन हो सकती है, ड्राई माउथ है, सिक्रेशन कम हो सकती है स्पेसिफिकली क्लोनिडीन से, सेक्सुअल डिस्फंक्शन है, हेडेक है, ब्रैडीरिथमिया है और डिप्रेशन हो सकती है। मिथाइल डोपा की वजह से हेपेटाइटिस और एक्यूट हिमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। रिबाउंड हाइपरटेंशन ग्रेजुअल विड्रॉल की वजह से हो सकती है क्लोनिडीन के लिए। हाइड्रोलाजीन और मिनॉक्सिडिल ये डायरेक्ट वेजोडाइलेटर होती है। ठीक है, मस्कुलर स्मूथ मसल के रिलैक्सेशन करा देती है। हाइड्रोलाजीन एनओ को रिलीज करा देना है। मिनॉक्सिडिल सल्फेट ने क्या करना है, मिनॉक्सिडिल ने हाइपरपोलराइजेशन करवा देनी है। हाइड्रोलाजीन की वजह से एसएलई हो सकता है, जीआईटी डिस्टर्बेंस, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया सबसे होगा। साल्ट वाटर रिटेंशन भी हो सकती है। जबकि मिनॉक्सिडिल की वजह से हिस्टोटिज्म होता है, पेरिकार्डियल एफोरियन वगैरह हो सकती है, थर्मोसाइटोपिनिया वगैरह हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे टेलमेसार्टिन है। टेलमेसार्टिन के पास एक और मैकेनिज्म भी होता है, लाइक पीपीईआर गैमा एक्टिवेटिंग प्रॉपर्टी भी होती है। तो ये एंटी डायबिटिक पेशेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड कार्डियो मेटाबॉलिक सार्टिन। जो लोसार्टिन है थ्रोम्बोक्सिन ए2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। इसके अलावा इसके पास कुछ एंटी प्लेटलेट एग्रीगेटिंग एक्टिविटी भी होती है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है। ठीक है, इसके बाद रिकमेंडेशन एंड द कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। लाइक अगर डायबिटीज मेलाइटिस है तो रिकमेंडेड क्या आना चाहिए, एस इनहिबिटर। अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो एस इनहिबिटर के साथ डायूरेटिक भी देना है। पोस्ट एमआई है तो बीटा ब्लॉकर और एस इनहिबिटर देनी है। बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया में अल्फा 1 सिलेक्टिव है। माइग्रेन है तो भी बीटा ब्लॉकर है। ऑस्टियोपोरोसिस है तो फिर थायराइड डायूरेटिक देने हैं। ओके, ठीक है, और प्रेगनेंसी आगे लिखा हुआ है, गाउट है, डिप्रेशन है। तो लाइक गाउट में डायूरेटिक नहीं देना, डिप्रेशन में बीटा ब्लॉकर नहीं देना और प्रेगनेंसी के अंदर थायराइड डायूरेटिक नहीं देना क्योंकि टेराटोजन होते हैं सारे, एस इनहिबिटर भी नहीं देने। इसके बाद चलते हैं प्रेगनेंसी के अंदर एंटी हाइपरटेंसिव। तो हैरिसन के मुताबिक 3 ड्रग आपने देनी है प्रेगनेंसी के अंदर क्रोनिक हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। मिथाइल डोपा, लेबेटोलॉल और निफेडिपिन होती है जो डायूरेटिक होती है। ठीक है, यानी कुछ कौन कौन सी आपने अवॉइड करनी है। डायूरेटिक ये ब्लड वॉल्यूम को कम कर देगी। ओके, तो ये यूट्रो प्लेसेंटल परफ्यूजन को कम कर देती है। ठीक है, ओके, और फीटल वेस्टेज के प्लेसेंटल इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एस इनहिबिटर फीटल डैमेज करा देती है, रीनल डिसफंक्शन करवा सकती है। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर ये क्या लो बर्थ वेट बेबी वगैरह या सिंड्रोम करवा सकती है। ब्रेडिकार्डिया हाइपोग्लाइसीमिया करवा सकती है। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड भी नहीं देना। अब है हाइपरटेंसिव जो अर्जेंसी और एमरजेंसी है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 180 से ज़्यादा हो, डायस्टोलिक 120 मिलीग्राम से ज़्यादा हो और एंड ऑर्गन डैमेज भी हो तो उसको हम कहते हैं हाइपरटेंसिव एमरजेंसी है। ठीक है, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर का एलिवेशन है लेकिन कोई एंड ऑर्गन डैमेज नहीं होता तो उसको हाइपरटेंसिव अर्जेंसी कहते हैं। जो ड्रग यूज़ होती है लाइक सोडियम नाइट्रोक्लोराइड होता है। ओके, नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा डायजोक्साइड है, हाइड्रोलाजीन होती है। हाइड्रोलाजीन एक्लैम्सिया में स्पेशली इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसको हम किस में इस्तेमाल नहीं कर सकते, एओर्टिक डायसेक्शन में या फिर एमआई में इस्तेमाल नहीं कर सकते। एस्मोलोला तो ये एओर्टिक डायसेक्शन में यूज़ करते हैं। फेंटोलामीन हाइपर एड्रेनर्जिक एपिसोड में यूज़ करते हैं। हाइपरटेंशन इन फियोक्रोमोसाइटोमा तो ओके, तो चीज़ रिएक्शन लाइक क्लोनिडीन विड्रॉल है तो उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, इसके बाद है कि जो लेबेटोलोल है, फ्यूरासिमाइड वगैरह इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो ड्रग पहले यूज़ करते थे लेकिन अब नहीं यूज़ करते तो निफेडिपिन, कैप्टोप्रिल आप इसको छोड़ दो। वेजोडाइलेटर के साथ चलते तो वेजोडाइलेटर के ड्रग प्रीलोड को कम कर देती है। प्रीलोड को कम करने का मतलब वीनोडाइलेशन है तो वो नाइट्रेट होती है, ग्लिसरॉल नाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट है। ठीक है, जो ड्रग्स आफ्टर लोड को कम कर देती है तो आफ्टर लोड को कम करने वाली हाइड्रोलाजीन होती है। ओके, मिनॉक्सिडिल है, एचएम से याद रख लो आप। ठीक है, एचएमजी तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर स्पेसिफिकली निफेडिपिन और पोटेशियम चैनल ओपरा जिसमें निक्रोंडिल है। ठीक है, जो कि ड्रग प्रीलोड और आफ्टर लोड दोनों को कम कर देती है। तो इसमें एस इनहिबिटर है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, प्राजोसिन है, एमरिनोन है, मिलरिनोन है, नाइट्रोपेरोसाइड होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट कैटेगरी के आगे जो कि प्री लोड और आफ्टर लोड दोनों का कम कर देती है। एमरिनोन, मिलरिनोन ये क्या करती है, फॉस्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। इसके बाद चलते हैं एंटी रिथमिक ड्रग होती है। तो जो एंटी रिथमिक ड्रग है इनके 1, 2, 3, 4, 5 क्लासिफिकेशन है। तो जो 1A है उसमें क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डाइसोप्रामाइड आती है। 1B में लिडोकेन, मैक्सिलेटिन आती है। 1C में फ्लासिनाइड, प्रोपाफिनोन और मोरेसिजिन आती है। टाइप 2 में प्रोपेनोल, लेस्मोलोल, मेटाप्रोलोल आता है। टाइप 3 के अंदर मिलिट्रियोन, सोटालोल, बेरेटिलियम, टॉफिटिला, डिबिटुलाइड आता है। टाइप 4 के अंदर वेरापेमेंट, डेल्टियाजिम आता है। टाइप 5 के अंदर एडिनोसिन आ जाता है। जो एडिनोसिन होता है ये ड्रग और चॉइस होता है किसके अंदर ये इस्तेमाल होता है प्रॉक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के लिए। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के लिए ड्रग और चॉइस एडिनोसिन है। जो विरापेमिल होती है भी प्रॉक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के लिए इस्तेमाल हो सकती है। इसके अलावा ये मैट वगैरह के लिए इस्तेमाल हो सकती है। मैट का मतलब है मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया या एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। फ्लटर वगैरह में भी इस्तेमाल हो सकती है। ओके, जो टाइप 3 है यानी जो इमिड्रियोन होती है बहुत सारे रिदम में इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, ओके, तो जो इबिटोलाइड है इसको फार्माकोलॉजिकल डिफिब्रिलेटर भी कहते हैं, किसको, इबिटोलाइड को। इसके बाद है कि
जो प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और रेट्रो फिब्रिलेशन के अंदर बीटा ब्लॉकर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब एक्स्ट्रा एच की तरफ आ जाते हैं। अब बहुत सारी एंटी रिथमिक ड्रग होती है, उनको कैटेगरी सी में डाल देते हैं, सिवाय इमिड्रियोन के। इमिड्रियोन प्रेगनेंसी कैटेगरी टाइप डी के अंदर होती है। जो फेनिटोइन और रेटिनोलोल ये भी कैटेगरी डी के अंदर आ जाती है। ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर को ट्रीटमेंट के लिए कोई न्यू ड्रग यूज़ करते हैं, लाइक सैकोबिट्रिल है, इवाबिलिडीन होती है, उनको सीवेस वाले पार्ट में मेंशन किया हुआ है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एंटी रिथमिक साइड इफेक्ट है, लाइक इमिड्रियोन की वजह से पल्मोनरी फिब्रोसिस हो जाती है, कॉर्नियल डेपोजिशन हो सकती है। ओके, पैटोटॉक्सिटी हो सकती है, स्किन की डेपोजिशन है, फोटोडर्मेटाइटिस हो सकता है। ओके, सीएनएस इफेक्ट है, कॉन्स्टिपेशन है, सीवीएस के ब्रेडिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपर और हाइपोथायरॉइडिज्म दोनों हो सकता है। ठीक है, तो कोइनिडीनस की वजह से सिंकोनिज्म हो सकता है, जिसमें हेडेक है, टिनाइटिस होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है, टॉर्सिटिस टीपॉइंटिस हो सकता है, क्यूट इंटरवल बढ़ जाएगा। प्रोकानामाइड की वजह से एसएलई हो सकता है, एडिनोसिन की वजह से काफ फ्लशिंग हो सकती है, सोटालोल चूंकि बीटा ब्लॉकर है तो इसकी वजह से ब्रोंकोस्पैज्म वगैरह हार्ट ब्लॉक वगैरह हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद ड्रग्स फॉर डिसलिपिडीमिया है, तो ड्रग्स फॉर डिसलिपिडीमिया में एचएमजे कोरिडक्टेस इनहिबिटर है, जिसमें स्टैटिन आती है। ठीक है, अब स्टैटिन आपको पता है कि एचएमजे कोरिडक्टेस एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो इनके साइड इफेक्ट में मायोलजी है, मायोसाइटिस, रेप्टोमायोलाइसिस, आर्थराइल्जी और एलिवेटेड लिवर एंजाइम होती है। तो जो मेजर इंडिकेशन है कब यूज़ करते हैं, जब एलडीएल से बड़ा हुआ है या सीवीएस के रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर में एजिटिबाम आती है, तो इसकी वजह से रिवर्सिबल हेपेटाइटिस हो सकता है, ट्रांसअमाइनेट्स लेवल है, तो ये एलडीएलसी में इस्तेमाल करते हैं। फाइब्रेट में जैम फिब्रोसिल, फिनोफाइब्रेट और बेंजोफाइब्रेट आती है, तो ये पीपीईआर अल्फा पे जाके बाइंड करती है। ठीक है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज के लेवल को बढ़ा देती है, वीएलडीएल के लेवल को कम कर देती है। ठीक है, तो इसकी वजह से डिस्पेप्सिया हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल के गालस्टोन वगैरह हो सकती है, ट्रांसअमाइनेट्स का लेवल ज़्यादा हो सकता है, तो ये टैग के लेवल को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। बाइल एसिड सेक्वेस्ट्रिंग के अंदर कोलेस्ट्राइमीन, कोलेस्टिपॉल और कोलेसिविलाम होती है। ओके, तो अब ये इस्तेमाल होती है, भी एलडीएलसी के अंदर इस्तेमाल होती है, लेकिन इसका टेस्ट काफ़ी ख़राब होता है, जीआईटी अपसेट होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सल्फर विटामिन कम हो जाती है, हेमोरॉइड के रिस्क बढ़ जाती है। नियासिन निकोटिनिक एसिड है, तो ये फेशियल फ्लशिंग करवा सकती है, लाइक स्पेसिफिकली एस्पिरिन के साथ। तो जो नियासिन है वो एलडीएलसी और टैग दोनों को कम, जब ज़्यादा हो तो दोनों को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। फेशियल फ्लशिंग है, नोजिया है, पैरास्थीजिया है, प्रोराइटिस होता है, एलएफटी अगर ज़्यादा हो सकता है, हाइपरयूरिसीमिया है, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। एमटीपी इनहिबिटर में माइक्रोसोमल ट्राइग्लिसराइड ट्रांसफर प्रोटीन इनहिबिटर के अंदर ग्लोमेटिपाट आ जाएगा, इसकी वजह से कोई इतना खास साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, ये होमोजाइगस फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा एपोबी इनहिबिटर में माइपोमर्सिन और प्रो प्रोटीन कन्वर्टेज सबटेरेसिन कैक्सिन टाइप 9, तो इसमें इवोलोसिमाब और एलिरोसिमाब आ जाता है। ठीक है, इवोलोसिमाब और एलिरोसिमाब आ जाता है। अब जो स्टैटिन होती है सबसे ज़्यादा पावरफुल ड्रग है, जो कि बहुत ज़्यादा एलडीएल के लेवल को कम कर देती है। पोटेंशियल ऑफ स्टैटिन को किस तरह से हम रेफर करते हैं कि ये वो एबिलिटी जिसके जरिए एलडीएल के लेवल को कम कर देती है। सबसे ज़्यादा जो पेटेंट है वो रोसोवास्टैटिन होती है, पिटावास्टैटिन के बाद सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है, ओके, अब इनकी हाफ लाइफ लिखी हुई है। अच्छा, कहती है कि जो लॉन्ग एक्टिंग स्टैटिन है, लाइक जो रोसोवास्टैटिन है, टॉरवास्टैटिन है, पिटावास्टैटिन है, ओके, तो उनको ये लॉन्ग एक्टिंग स्टैटिन है तो उनको किसी भी टाइम पे लेके जा सकते होते हैं, लेकिन जो दूसरी स्टैटिन है उनको बेड टाइम पे लेके जाएगा, क्योंकि जो एचएमजी कोरिडक्टेस एंजाइम है उसकी एक्टिविटी रात के वक्त काफ़ी ज़्यादा होती है। प्राइवास्टैटिन है, इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो साइटोक्रोम P450 पाथवे से नहीं होता। ठीक है, तो सारी स्टैटिन होती है FDA अप्रूव होती है फॉर चिल्ड्रन, सिवाय प्राइवास्टैटिन के। प्राइवास्टैटिन मोर देन 8 ईयर्स के लिए है। ठीक है, अब जो माइपोमर्सिन है एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होती है, ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, हाइपरलिपिडीमिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, तो वो कौन सी है, प्रो प्रोटीन कन्वर्टेज सबटेलिसिन है, कैक्सिन टाइप 9 इनहिबिटर एविलोसुमाब और एलिरोसुमाब आ जाता है। ओके, इसके अलावा कुछ ओमेगा 3 फैटी एसिड होती है, फिश ऑयल डेरिवेटिव है या गोग्लोलिपिड होती है, तो ये हाइपरलिपिडीमिया के प्रोफाइलैक्सिस के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये हमने पूरी सीवीएस फार्माकोलॉजी को तैयार कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।